आपको कितना दारू पीना है वो अब बताएगा, आपका जेनेटिक बताएगा। अगर जो है किसी के अंदर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, उसका जो एक्सप्रेशन है स्लो हो रहा है, वो इंसान ज़्यादा दारू पी रहा है, तो डेफ़िनेटली उसके लिए उसके बॉडी में जो अल्कोहल है काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहेगा वो, तो उसके लिए काफ़ी वो जो है डेंजरस है। और उससे इम्पैक्ट भी होगा कि आपका अगले दिन कितना बड़ा हैंगओवर हो रहा है। एग्ज़ैक्टली, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो एक बोतल पूरा पी जाते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जितना ज़्यादा पीते हो हुँ। उतना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ती है। पैरासिटामॉल अगर आप ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, बट हमारा जो पैरासिटामॉल हो सकता है कि ब्रेक डाउन होने में लगे 8 आवर्स लगे, आप में हो सकता है कि 24 आवर्स लगे। तो सबका अपना अलग-अलग मैकेनिज़्म है। अगर बच्चा अगर 12 साल का हो गया है, अगर आप उसको फोर्सफुली मिल्क कंज़्यूम करा रहे हो, उसको मिल्क नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप एक तरह से क्राइम कर रहे हो। कोई कपल चाहता है कि उसका बेबी हेल्दी हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एम्ब्रियो सिलेक्शन। हमारा जो जेनेटिक बेस्ड डिजीज़ का बर्डन काफ़ी है, सेवरल फोल्ड हाई है। शादियाँ अगर करते रहेंगे आपस में, एंडोगेमिक मैरेजेस होती रहेंगी, तो वो जो है इसका जो है फ्रीक्वेंसी और बढ़ता जाएगा। तो गोत्र सिस्टम काफ़ी अच्छा था, लेकिन गोत्र सिस्टम भी काम करेगा तब जब एक पॉपुलेशन साइज़ छोटी हो। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्कार आर्यान जी। काफ़ी समय के बाद हम मिल रहे हैं और आप मेरे फेवरेट लोगों में से एक हैं जिनको मैं बुलाना पसंद करता हूँ यहाँ पे बात करने के लिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मेनली फोकस रहेगा डीएनए और हेल्थ के ऊपर, क्योंकि हमने थोड़ा सा टच किया था इस सब्जेक्ट को हमारे पिछले वाले कॉन्वर्सेशन में। बट आज हम इस पे ही ज़्यादातर फोकस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है दुनिया भर में, और मुझे लगता है कि इंडिया में जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो हम ये भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे। बट अभी क्या रिसर्च क्या कहता है, लेटेस्ट रिसर्च जो हमको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है इंडिया में, जो डिजीज़ हैं, जेनेटिक्स हैं, उनका कितना कोरिलेशन है। हम स्पेसिफिक्स पे आएंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद कि क्या लेटेस्ट रिसर्च क्या है इस चीज़ पे, और क्या आपने भी काफ़ी पेपर्स लिखे हैं। अभी आपने सुना होगा कि रिसेंटली लास्ट मंथ ही प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 10,000 जीनोमिक डेटा फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स एंड फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। अभी हमारे साइंटिस्टों ने इसको 10,000 लोगों का जीनोम सीक्वेंस किया है। इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे, हमें जानने में काफ़ी सहायता मिलेगी कि लोगों में जो जेनेटिक बेस्ड जो डिजीज़ का जो लोड कितना है, पॉपुलेशन स्पेसिफिक जो बीमारियां हैं, जो जेनेटिक बेस्ड बीमारियां हैं, उनको समझने में भी काफ़ी हमें हेल्प मिलेगी। बट जो ये नंबर है 10,000, ये सफिशेंट नहीं है। इंडिया की अगर पॉपुलेशन हम अगर देखें 1.45 बिलियन, और कितने डाइवर्स ग्रुप्स हैं, ओवरऑल इंडिया को समझने के लिए हमें कम से कम जो है 10 टू 20 मिलियन एटलीस्ट होल जीनोम डेटा चाहिए। होल जीनोम डेटा का मतलब है कि हमारा का पूरा जो डीएनए जो सेल्स में होती हैं, उन डीएनए का जो क्या फंक्शन है, और डीएनए का जो सीक्वेंस क्या है वो जानना। और आपको पता होगा कि डीएनए जो है इवॉल्व होता है, क्योंकि डीएनए में म्यूटेशंस होते रहते हैं। हालांकि म्यूटेशन को रोकने की हमारे एक अंदर मैकेनिज्म भी होती है, उसके बाद भी काफ़ी म्यूटेशंस होते रहते हैं। और एक कॉपी जो डीएनए का होता है वो आता है मेल पार्टनर से, और दूसरा जो कॉपी होता है फीमेल पार्टनर से। और जब वो गैमिट्स बनते हैं उसमें भी काफ़ी म्यूटेशंस होते हैं। और अगर जो है जो दोनों डीएनए जो आ रहे हैं जो दो अलग पार्टनर से, उसमें अगर मैचिंग ऐसा हो गया कि किसी ऐसा म्यूटेशंस हैं जो दो म्यूटेशंस दोनों मैच हो गए, एक साथ आ गए एक लोकस पे, तो उससे जो है काफ़ी जेनेटिक बेस्ड बीमारियां होती हैं। और इंडिया में जो जेनेटिक रिस्क बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर कंपेयर करें यूरोपियन कंट्रीज से एंड अमेरिकन कंट्रीज से, इवन साउथ ईस्ट एशियन से, इवन ईस्ट एशियन से, तो हमारा जो जेनेटिक बेस्ड डिजीज़ का बर्डन काफ़ी है, सेवरल फोल्ड हाई है। और जो इसमें जो क्लिनिशियंस हैं वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं कि इन बीमारियों को जो है समझने में और इनका अर्ली डायग्नोस्टिक करने में। डायग्नोसिस जो होती है अर्ली, वो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अदर कंट्रीज़ में करते हैं, बट इंडिया में हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं शादी करते से हैं। पहले। शादी से पहले और शादी के बाद भी। ओके। तो बट हम ये जो जेनेटिक बर्डन है, जैसा आपका रिसर्च भी कहता है कि ये हुआ है पिछले 2000 सालों में, क्योंकि हम जो शादी करने का जो सिस्टम है, कास्ट के अंदर ही शादियां होती हैं, तो इंट्रा कास्ट में शादी होने की वजह से ये जेनेटिक बर्डन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक छोटी पॉपुलेशन में जब आप बार बार शादियां करते हो तो उसमें रिसेसिव जीन्स उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो बिल्कुल एक कारण ये है। बिल्कुल ये कारण ये भी है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं म्यूटेशंस, वो बोलते हैं सोमैटिक म्यूटेशंस, वो बाद में म्यूटेशंस होते हैं, उससे शादियों से मतलब नहीं होता है। बट दोनों म्यूटेशंस जो है, दोनों तरह के म्यूटेशंस काफ़ी हार्मफुल होते हैं। और आपने सही बोला कि जो एंडोगैमिक ग्रुप्स हैं काफ़ी इंडिया में,
अबाउट 30 to 40% पॉपुलेशन ऐसी हैं जो हाईली एंडोगेमस हैं। और हाईली एंडोगेमस होने से क्या होता है कि रिसेसिव जो एलील्स होते हैं, हमारे एक जीन के दो चीज़ें होती हैं, एलील्स बोलते हैं उसको, जो दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अगर वो दोनों में म्यूटेशंस हैं और दोनों जो है रिसेसिव है म्यूटेशंस हैं, तो वो हमारे डीएनए में जो है इकट्ठा हो गया और पास ऑन होता जाएगा नेक्स्ट जनरेशन्स में। तो अगर किसी एक इंसान के अंदर है, अगर हेटेरोजाइगस म्यूटेशंस भी हैं, अगर एक में म्यूटेशंस नहीं है, दूसरे कॉपी म्यूटेशंस हैं, तभी चांसेस ज़्यादा हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में दोनों म्यूटेशंस मिल करके रिसेसिव हो जाएं। तो और रिस्क तो है ही। या रिस्क है, वो पास ऑन होता जाएगा। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी और वो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगी उस एलील की, वो भी काफ़ी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे करते करते हमारे बॉडी में जो है हज़ारों ऐसे रिसेसिव म्यूटेशंस हैं जो कि एक पॉपुलेशन में आ गई हैं। पॉपुलेशन स्पेसिफिक जो है वो एलील्स हो गए हैं। और शादियाँ करते रहेंगे आपस में, एंडोगेमिक मैरिजेस होती रहेंगी, तो वो जो है इसका जो है फ्रीक्वेंसी और बढ़ता जाएगा। तो एक तो ये इसका सॉल्यूशन जो ऑब्वियसली वो है कि भाई हमको इंटरकास्ट शादियां एक तो वो ज़्यादा प्रमोट करनी चाहिए, एक उसका ये भी हो सकता है। लेकिन मैं एक कॉन्वर्सेशन कर रहा था, जो हमारे आपके मित्र भी हैं, तो वो आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं इस मामले पे। वो कहते हैं कि नहीं, वो प्रॉब्लम तो है बट ज़रूरी नहीं है कि वो उसी से सोल्व हो सकती है। तो व्हाट आर द अदर मेथड्स तो जिससे ये सॉल्यूशन निकल सकता है इसका? देखिए, जो हमारा वैदिक टाइम से गोत्र सिस्टम जो बना अबाउट 4000 ईयर्स पहले, अगर लमसम अगर वो एज को मानते हैं, तो गोत्र सिस्टम काफ़ी अच्छा था। ठीक है, उसमें आप जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है बढ़ सकती थी। लेकिन गोत्र सिस्टम भी काम करेगा तब जब एक पॉपुलेशन साइज छोटी हो। जब हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा हो गया है, ठीक है, और उसमें गोत्र सिस्टम डेफिनेटली वो रोकता है इस तरह के जो है रिसेसिव जो जीन्स हैं उसके एक्यूमुलेशंस को पॉपुलेशन में। बट अभी आप देखें कि प्रेजेंटली जो है गंगा प्लेन्स में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है ओवर लास्ट 1000 ईयर्स में, तो उसकी जो है फ्रिक्वेंसी को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और डेफिनेटली मैं अभी फिर से दोहराता हूँ, और जो है बहुत रिसर्च पेपर्स भी काफ़ी पब्लिश हुए हैं इसमें, इंडिया में भी काफ़ी पब्लिश हुए हैं, हमने भी बहुत सारे रिसर्च इस पे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। तो जो एंडोगेमिक ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा रिस्क में हैं हेल्थ जेनेटिक बेस्ड हेल्थ के एस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या उसका एक तो ये हो गया कि उसकी वजह से स्पेसिफिक डिजीजेस जो हैं वो हो सकता है कि एक कास्ट में ज़्यादा हो, दूसरी कास्ट में हो। तो ये जो 10,000 लोगों का जो डेटा बैंक बनेगा, जेनेटिक डेटा बैंक, तो क्या इससे हमको एक मैपिंग मिलेगी? क्या उसमें हमको ये भी मिलेगा कि थोड़ा सा हम जो एथनिक जो चीज़ें हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो डिजीज़ हैं, क्या हम वो भी मैप कर पाएंगे? क्या वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट है? बिल्कुल, ये इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ये हम समझने में हमें हेल्प मिलेगी कि जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं उसमें जो है डिफरेंट रिसेसिव जीन्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एंड क्योंकि जो डेटा है उनका, उनके लोगों का इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है कि वो उनके अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है डिजीज़ का, और उनके 3-4 जनरेशन में जो है कोई ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिससे कि कोई कैजुअलिटी हुई हो या कुछ फिनोटिपिक डिफरेंसेस हों। ठीक है, इस तरह के काफ़ी डेटा हैं। तो उस डेटा को लेकर के और जीनोमिक डेटा को लेकर के दोनों को साथ में कंपेयर किया जाएगा, और उसमें देखेंगे कि जो है कितना फ्रीक्वेंसी है इस तरह के जो है जीन्स हैं, म्यूटेशंस हैं। तो अभी एक तो बहुत बड़ा जो क्राइसिस इंडिया में है वो है कि जैसे हम फ़ोन पे भी बात कर रहे थे, वो है इनफर्टिलिटी का। और आईवीएफ एक तरीके से पूरा बिजनेस बन के उभरा है। मतलब यहाँ तो चलो फिर भी अभी पॉलिटिक्स में उस चीज़ की बात नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा लेट रहते हैं पॉलिटिशियंस उस ट्रेंड को कैच करने में। लेकिन यूएस में हमने देखा इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कि ट्रम्प हो गया तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम आईवीएफ को प्रमोट करेंगे और वो सब। तो इनफर्टिलिटी का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो जेनेटिक बेस्ड बर्डन, हेल्थ बर्डन है, इसकी वजह से ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इंडिया पे खासकर। क्योंकि हो सकता है कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो बाहर कम है लेकिन इंडिया में ज़्यादा है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ हैं, तो वो इंडिया में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो क्या इनफर्टिलिटी का भी ऐसा ही सीन है? देखिए, एक तो होता है जेनेटिक फैक्टर होता है किसी भी बीमारी का। दूसरा है फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आप क्या खा रहे हैं, क्या कितना आप डिप्रेशन है, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है, और कितना आपका इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है। ठीक है, स्ट्रेस फैक्टर, पॉल्यूशन एंड डाइट, ये तीनों हो गए आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गए। आप किस तरह का पानी पी रहे हैं। ठीक है,
तो दूसरा फैक्टर है, अगर मान लीजिए कि किसी इंसान के अंदर एक म्यूटेशन है कैंसर के लिए, लंग कैंसर के म्यूटेशन है, अब वो इंसान स्मोकर भी है, तो कैंसर की अगर प्रोबेबिलिटी 10% है उस इंसान के अंदर, अगर जो है उसके अंदर म्यूटेशंस हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3-4 फोल्ड बढ़ जाएगी अगर वो स्मोकर है तो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जीन एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन। ठीक है, अगर आपका जेनेटिक म्यूटेशंस प्लस आपका इन्वायरमेंट भी दोनों अपोज कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी बीमारी का बढ़ जाएगी। तो कोई भी एक फैक्टर नहीं होता है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है। अब देखिए इन्वायरमेंटल डाइटरी हाँ, वो हाँ। तो सबका ही खराब हो चुका है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए मैंने स्पेशली ये पूछा कि जेनेटिक फैक्टर क्या हमारा अलग है? हाँ, जेनेटिक फैक्टर हम अलग है। अगर इंडियंस में इनफर्टिलिटी के लिए जो जीन्स हैं, वो अगर आइडेंटिफाइड हैं, मान लीजिए सीरीज ऑफ जीन्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि वही जीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे यूरोपियंस में। हो सकता है कि उनके जो जीन्स हैं उनके वो अलग हों। तो ग्लोबली बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं जो कि ग्लोबली आप नहीं बोल सकते हो कि यही जीन रिस्पॉन्सिबल है किसी अच्छा, भी एक बीमारी के कोई लिए। यूनिवर्सल वो नहीं है एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली। इसीलिए जो जेनेटिक मार्कर्स हैं किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, वो उसको जो रेफरेंस डेटा होता है वो उसकी पॉपुलेशन से बनाते हैं। जैसे ब्रिटेन में उन्होंने 1 मिलियन लोगों का डीएनए सीक्वेंस किया और उन्होंने एक रेफरेंस पैनल बनाया किसी भी बीमारी को स्क्रीन करने के लिए, तो वो उनका डेटाबेस है। और हमारा जो जेनेटिक डेटाबेस है वो अलग है। तो वो जो स्क्रीनिंग का जो उनका क्राइटेरिया होगा और जो उनका सेट ऑफ म्यूटेशंस होंगे, जो मार्कर्स बोलते हैं जेनेटिक मार्कर्स, वो इंडियन पॉपुलेशन में नहीं काम करेगा। इसीलिए जितने भी टेस्ट अवेलेबल हैं इंडिया में, जो जेनेटिक टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो इंडियन लोगों पर नहीं काम करेगा, डेफिनेटली नहीं काम करेगा। और उसमें ये बहुत ही एक बड़ा स्टार्ट इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है। उन्होंने 10,000 लोगों का डीएनए सीक्वेंस किया है। इससे हमारा जो है इंडिजिनस जेनेटिक मार्कर्स डेवलप कर सकते हैं उससे, बट हमें और डेटा की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्या अब इसमें सिर्फ सरकारी ये पूरा काम करेगी या फिर जैसे यूएस में है या बाहर के देशों में है कि एक तरीके से लोग भी, प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं, वो भी एक तरीके से इस हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं वो भी एंटर कर रहे हैं और वो भी जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं। 23andMe है, yes. और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो वो हेल्थ से भी लिंक करके उस चीज़ को देखा जा रहा है कि आपका जैसे डीएनए मेथिलेशन टेस्ट होता है यूएस में, गैरी ब्रेका करके एक तो वो बेसिकली डीएनए मेथिलेशन टेस्ट करते हैं। उससे ये पता चलता है कि कौन सी मेडिकेशंस और कौन से फूड्स या न्यूट्रिएंट्स आपकी जो बॉडी है वो प्रोसेस कर सकती है। क्या आप में कोई ऐसी ये मतलब म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से आप में मान लीजिए कोई न्यूट्रिएंट आप ले रहे हैं वो प्रोसेस नहीं कर रहे, तो आप उसकी जगह सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हमारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हेल्थ से एसोसिएटेड। बट अगर आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपको नहीं होगा। यूजुअली क्या होता है, वैसे तो डीएनए से आ जाना चाहिए वो, कोई भी हम खाना खाते हैं तो वो तोड़ के प्रोसेस करके वो बना देगा। बट अगर आपकी म्यूटेशन ऐसी है कि वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो आपको अलग से सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की इनोवेशन बाहर हो रही है। तो क्या हम प्राइवेट सेक्टर में भी कोई, आजकल लोग अगर चाहें तो इसमें जेनेटिक टेस्टिंग करके और वो सब करके किया जा सकता है क्या कुछ? देखिए, इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, ये मार्केट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसको बोलते हैं, जैसा कि आपने बताया कि इसको एक टर्म देते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। आपके जो जेनेटिक मेकअप है उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है और क्या सप्लीमेंट्स आपको लेने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जो है हमारा गट माइक्रोबायोम, गट का जो माइक्रोबायोम होता है काफ़ी डाइवर्स होता है। आप हैरान होंगे कि हमारे पेट के अंदर 1/2 kg तक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया वेरी करता रहता है, आप क्या खा रहे हैं, आप कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपका जेनेटिक मेकअप क्या है, उससे सब वेरी करता है। और ये जो गट माइक्रोबायोम होता है वो पास ऑन होता है जेनेटिकली, वो नेक्स्ट जनरेशन वो पास ऑन होगा। कितने सालों में या कितनी जनरेशन्स में ये फंडामेंटली गट बैक्टीरिया चेंज हो जाता है फंडामेंटली? लाइक अगर हम अफ्रीका की बात करें, जब हमारे एंसेस्टर्स अपेरेंटली जब वो अफ्रीका में थे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, कि वहाँ पे ये बोला जाता था कि मीट भी खाते थे, लाइक 15-20 दिन में मीट, बट बहुत सारा लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स टाइप, तो ग्रीन स्टफ भी बहुत खाते थे उस तरीके से। तो आज भी वो चीज़ काम करती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट मान लीजिए कि अगर हम जो आज खाना खा रहे हैं फास्ट फूड और ये सब, तो कितना टाइम लगेगा उसको फंडामेंटली चेंज होने में? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अगर आप एक बैक्टीरिया है उसको अगर उसका फेवरेट इन्वायरमेंट मिलेगा तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। ठीक है,
अगर आपने अपना डाइट चेंज कर दिया, भले ही आपका जेनेटिक मेकअप है उस तरह के बैक्टीरिया को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप जो इन्वायरमेंट दे रहे हो बैक्टीरिया को वो अलग तरह का दे रहे हैं इन्वायरमेंट। तो उसमें क्या होगा, कुछ ही जनरेशन में वो बैक्टीरिया बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जैसे आपने बताया अफ्रीका, जो ह्यूमन का जो डाइट है वो बिल्कुल ही अलग था। जो अभी हम खा रहे हैं वो डाइट नहीं था। हम तो सिर्फ मीट एंड लीफी खाते थे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा डाइट है जो क्विक एनर्जी के लिए इंसानों ने स्टार्ट किया उसको कंज्यूम करना, बट दैट वाज ओनली फॉर द क्विक एनर्जी। और जो हमारा जो बेसिकली स्नैक टाइप। हाँ, ताकि आपको उससे जो है तुरंत आपको ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ जाए, ठीक है। बट वो हमारा क्या हो गया, अभी इंडियंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, प्राइमरी फूड हो गया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारा जो है ना तो जेनेटिक्स ना तो हमारा गट माइक्रोबायोम इवॉल्व हुआ है, बट ओवर लास्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स हम जो है डिपेंडेंट हो गए हैं कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वैसे भी नेचर में अवेलेबल नहीं होता है ज़्यादा। ट्यूबर्स हैं, ट्यूबर्स आपको हमेशा नहीं मिलेगा, कुछ कुछ टाइम पे ही मिलेगा। तो जो पहले के जो हमारे एंशेंट सिविलाइजेशंस थी अफ्रीका में और इंडिया में भी, जो हंटर गैदरर्स थे, वो ट्यूबर्स को खाते थे कि उनको क्विक एनर्जी मिले। बट उनका स्टेपल फूड तो था मीट एंड लीफी प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। बट अभी हमने चेंज कर दिया, हम पूरा डिपेंडेंट हो गए कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो हमारा डेफिनेटली गट माइक्रोबायोम भी एकदम चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया है इंडियंस में। अच्छा। बट जो यूरोपियंस हैं जो अपने डाइट को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए, उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक डाइट। जो उनके एंसेस्टर्स खाते थे 10,000 ईयर्स पहले, वो कोशिश करते हैं कि उसी तरह के डाइट को मेंटेन करें, इसमें लीफ एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं। खास करके मेडिटेरेनियन रीजन में तो सारे आप साउथ एशिया को छोड़ दीजिए, साउथ एशिया को भी मत छोड़िए, आप देखिए नेपाल के लोगों का डाइट अभी भी ठीक है। अच्छा। बट मोस्टली इंडिया। तो हमने ऐसा क्या एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, हाँ। जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन था उसको बोलते हैं नियोलिथिक रिवॉल्यूशन इंडिया में, जिसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन बहुत ही ट्रिमेंडसली बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट डाइट पे डिपेंडेंट हो गए और हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। फिर दूसरा कल्प्रिट आया मिल्क। मिल्क को डाइजेस्ट करने का जो जीन है 7,000 के आसपास जो है, वो हमारे अंदर म्यूटेशंस हुआ, जिसको कि हम लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं ह्यूमन। अच्छा। अदरवाइज कोई भी मैमल एडल्ट लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो इवन कैटल हो या गोट शिप, किसी के अंदर एबिलिटी नहीं होती, इवन कैट, कि वो मिल्क की प्रोटीन को, मिल्क के शुगर को डाइजेस्ट कर सके। बट ये भी हमारा चेंज हो गया। तो जब डाइट चेंज हो गया तो गट माइक्रोबायोम भी हमारा पूरा इंटायरली चेंज हो चुका है। तो जो दूध को पचाने की क्षमता है वो भारतीयों में ऑन एवरेज, हाँ ऑफ कोर्स उसमें भी अलग अलग फैक्टर्स हैं, बट उसमें सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। नहीं, हमारा जो नॉर्थ वेस्ट की जो पॉपुलेशन है, जैसे हरियाणा हुआ, उसमें ज़्यादा है। बट आप अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो कम है। ईस्ट एशिया में बिल्कुल नहीं है। जो ईस्ट एशियंस हैं उनके अंदर जो है वो जीन है ही नहीं जिससे कि वो लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट कर सके, इसीलिए वो मिल्क कंज्यूम बहुत कम करते हैं। अच्छा। यूरोपियंस में बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद यूरोपियंस मिल्क काफ़ी कम कंज्यूम करते हैं, बट इंडियंस ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। तो जो हमारा जो डाइट है, जो उसके अंदर जो फैट्स हैं मिल्क का, वो फैट भी काफ़ी नुकसान करता है, ऐसे रिसर्च में आए हैं, ठीक है। आप देसी घी खा सकते हैं क्योंकि उसका जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, उससे जो फैट निकलता है वो अलग होता है। बट जो मिल्क में जो मिलता है फैट, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उससे जो है काफ़ी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अच्छा। ऐसे जो है मतलब जैसे, क्योंकि हमारे इधर तो बोला जाता है कि भाई दूध पिलाओ 1 लीटर रोज। बहुत लोग आपके यहाँ हरियाणा में डाइजेस्ट करने का एबिलिटी ज़्यादा है, बट उसमें भी काफ़ी ऐसे लोग हैं 30-40% जो मिल्क का जो शुगर है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। डेफिनेटली उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बट उसको उस कॉम्प्लिकेशन को समझ नहीं पाते हैं। अच्छा। एक्चुअली इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो आम इंसान है वो दूसरों की बातों को बहुत सुन करके उसको बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर लेता है, और आज के जो इंटरनेट के युग में इतना हमारे पास नॉलेज का सोर्स है, बट हम जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को बहुत ही कम पढ़ पाते हैं। लोग रील्स बनाकर डालते हैं और उससे हम प्रभावित होकर के उस चीज़ को हम फॉलो कर लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो अभी आपकी क्या रील काटनी चाहिए जो सब तक पहुंचे, जो अच्छा इन्फॉर्मेशन? नहीं, अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप अपने ट्रेडिशनल डाइट को पहचानिए, ट्रेडिशनल खाने को खाइए। आप ये सोचिए कि आपके एंसेस्टर्स जो 5,000 ईयर्स पहले जो खाना खाते रहे होंगे या जो अवेलेबल रहा होगा चीज़ें, उसको आप खाइए। लेकिन अगर उसको हम फॉलो करें इंडिया में खासकर, तो कार्ब हैवी है। हाँ हाँ। और हमको बोला जा रहा है कि भाई अभी तो प्रधानमंत्री
प्रोटीन बढ़ाओ योजना टाइप का कुछ ट्रू होना ट्रू। चाहिए कि प्रोटीन हमको खाने की ज़रूरत पता है। है प्रोटीन कहाँ से लाएंगे? हमारा जो हाँ। क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं। गर्मी होगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे लीफी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको बरसात में पालक और गाजर और जो इस तरह के जो है मटर, हरी मटर कहाँ मिलेगी आपको? बट अब तो हाँ। पैकेज उसमें आने लग गया अमूल का प्रोटीन। हाँ, तो आप वो खा सकते हैं बट अमूल के पैकेट को कितना खाएँगे आप? प्रोटीन तो हमें हमेशा चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम चाहिए। हम्म। प्रोटीन का ऐसा कोई मेटाबॉलिज़्म नहीं है कि आप प्रोटीन को जो है स्टोर कर सकते हैं। हम्म। जितना आप खाएँगे, वो एवरीडे आपको उतना प्रोटीन लेना पड़ेगा। हम्म। और डॉक्टर्स मेन मैं मानता हूँ कि कल्प्रिट कुछ डॉक्टर्स को या मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स आप जो समझिए, क्योंकि उनके पास वो रिसर्च पेपर्स जो आते हैं उसको पढ़ते नहीं हैं। और जो मैंने बताया पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या जो जेनेटिक बेस्ड मार्कर्स हैं या जो हेल्थ रिसर्च हैं उस पे उनको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि हर एक बीमारी की जो सॉल्यूशन दवा नहीं होता है। आप चीज़ों को डायग्नोस्ट करिए। कितने लोग ऐसे हैं 3 to 4% जो ग्लूटेन टॉलरेंट होते हैं। हम्म। ग्लूटेन एक प्रोटीन होती है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए एलर्जी होती है। अगर किसी इंसान का पेट खराब है तो आप उसको सप्लीमेंट या दवा नहीं दे सकते हैं ना उसको आप उनका डायग्नोस्टिक करिए प्रॉपर्ली हम्म। कि क्या इस इंसान को अंदर ग्लूटेन टॉलरेंट का कोई जीन है कि नहीं है, एलर्जी का जीन है कि नहीं है। हम्म। वैसे ही लैक्टोज, बहुत लोग दूध पीते पीते 3 बार 4 बार जाएंगे, लू जाएंगे और उनका पेट हमेशा ख़राब रहेगा, गैस बनेगी, बट वो अपनी लाइफ पूरी जी लेते हैं, बट उनका डायग्नोस्टिक नहीं हो पाता है कि उनका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो वैसे एक साल अगर आप पी लो हाँ तो हाँ, शायद आपका टॉलरेंस आ जाता है। मैंने ऐसा कई लोगों में देखा है। नहीं वो हो सकता है कि आप 2 दिन आप सही हो बट तीसरे दिन आपको फिर से प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी आपको वो जो है। प्रॉब्लम मतलब रहेगी अगर वो आपको है यस तो। परसिस्टेंट रहेगी, बट लोगों को एक अवेयर करना होगा डॉक्टर्स को। तो हम्म। आम इंसान हमारी साइंटिस्ट की बातों को टच नहीं करेगा, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर्स के पास जाएगा। और डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर जो रिकमेंड करेगा वही पेशेंट करेगा। और अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स इतने बिजी होते हैं अपने काम में एग्जैक्टली। कि वो उनको टाइम ही नहीं मिलता ट्रू रिसर्च ट्रू में और क्या ट्रू साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं ट्रू उसको, ट्रू और उसको इनकॉर्पोरेट करने में हो सकता है एग्जैक्टली 10 साल लग जाएं। एग्जैक्टली। बहुत सारे इंडियंस में, मैक्सिमम इंडियंस में B12 एंड D3 की डिफिशियंसी है। हम्म। उसको आप प्रॉपरली डायग्नोस्ट करिए। डायग्नोसिस के बाद आप उसके सप्लीमेंट्स दीजिए। हम्म। अगर आप रैंडमली ऐसे नहीं दे सकते हैं सप्लीमेंट्स की, D3 के अंदर आप दे दिया, आप टैबलेट खा लीजिए तो तो उसका ये क्यों है? मतलब इसका भी कोई जेनेटिक कारण है कि हमारे अंदर ये D3 B12 कम है? बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जैसे B12 है, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है। हम्म। तो अगर एब्जॉर्ब हो गई, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो स्टूल के रास्ते निकल गई, तो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है इंटेस्टाइन से तो आपको डेली लेना पड़ेगा, उस अमाउंट में लेना पड़ेगा। एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो आपके अंदर तो आप में कोई ऐसी म्यूटेशन है जिसकी वजह से वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है उस एग्जैक्टली, या तो न्यूट्रिएंट? म्यूटेशंस होंगे या तो हमारे ऐसे गट माइक्रोबायोम होंगे जो उसको जो है डाइजेस्ट एब्जॉर्बेशन में जो है हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके। क्या फिर ये भी जो आपने कहा प्रोटीन वाला, हम्म तो हमारा जो गट हेल्थ है या जो गट बैक्टीरिया है वो इस तरीके का डेवलप हो चुका है पिछले 1000 साल से कार्ब्स खाते खाते हम्म कि अभी जो रिकमेंडेशन दिया जा रहा है प्रोटीन ज़्यादा खाने का, हम्म क्या उसमें दिक्कत आएगी? नहीं दिक्कत आएगी। अच्छा। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ओवर एक्सप्रेस होते हैं, उनका नंबर ज़्यादा है अगर आप ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं, बट जो प्रोटीन के लिए जो फेवरेबल बैक्टीरिया है वो भी हैं, बहुत कम अमाउंट में है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो अच्छा। रहेगी। बट आप सप्लीमेंट्स को चेंज करते ही उनका जो बैलेंस है बैक्टीरिया का वो भी अपने आप जो है चेंज हो जाएगा। ओके। यस। तो आपका क्या मतलब रिकमेंडेशन है फॉर प्रोटीन एंड कार्ब्स एंड? हाँ, आप बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें कि प्रोटीन हो जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी वेट के हिसाब से। जैसे कि आप 70-80 ग्राम्स प्रोटीन या आप 200 ग्राम्स प्रोटीन लेना है, तो आप उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए कि आप जो जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कितना % प्रोटीन है। आप जो मोटे अनाज हो खाइए, ठीक है। आप मिलेट्स ज़्यादा खाइए, मिलेट्स में प्रोटीन ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा अच्छे तरह के फाइबर्स होते हैं। और मुझे तो लगता है कि मिलेट्स हर किसी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, व्हीट एंड राइस को छोड़ देना चाहिए। अच्छा। आप ज़्यादा वेजिटेबल्स खाइए अगर अवेलेबिलिटी है तो। और प्रोटीन का सोर्स में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ठीक है, वेजिटेरियन हैं तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्स और क्या ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो कि हमें मीट एंड फिश से ही मिलता है, तो उसको आपको सप्लीमेंट्स देना होगा। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करेगा। आप परेशान रहेंगे, डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, हड्डियों में दर्द है, थकावट होती है, ठीक है, आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है, ऐसे लाइफ निकल जाएगी और आपको अंदर प्रॉब्लम रहेगी। तो प्रॉपर डायग्नोस्टिक बहुत ज़रूरी है। हम्म। आप अगर
अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना गट माइक्रोबायोम कराइए, अपना होल जीनोम सीक्वेंसिंग कराइए। आप उसमें देखिए किस किस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, आपके कौन से बैक्टीरिया लैकिंग हैं गट माइक्रोबायोम में, तो आप उन सबको चेंज कर सकते हैं। तो क्या मतलब ऐसा कोई टेस्ट अवेलेबल है कि पूरे जीनोम का सीक्वेंस हो जाए, या मैथिलेशन वाला जो टेस्ट होता है वो हो जाए कि कौन से आपके म्यूटेशंस हैं जो हैं, उसकी वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपको लेने चाहिए, ऐसा कोई काम कर रहा है? यस, इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कर रही हैं। बट मैंने जैसा बोला कि हमारे पास रेफरेंस डेटा नहीं है, तो हम जो डेटा कंपेयर करेंगे वो यूरोपियंस डेटाबेस से करेंगे। बट फिर भी कुछ हद तक जो यूरोपियन डेटाबेस भी काम करेगा, क्योंकि ह्यूमन तो ह्यूमन ही है। हमारे अंदर बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हैं यूरोप में एंड इंडिया में भी। तो उसके बेसिस पे बहुत सारे ऐसे जो है टेस्ट पैनल्स अवेलेबल हैं। आपको सर्च करना है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा किसी कंपनी का, बट बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कर रही हैं। ओके। हाँ अच्छा, अब ये बताइए कि थोड़ा सा जैसे हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, हाँ हाँ। जो अलग, पूरे देश बहुत डाइवर्स है हमारा, स्टेट्स के लेवल पे, कास्ट के लेवल पे, रीजन्स के लेवल पे, एथनिसिटीज़ भी हैं। तो क्या आप मतलब एक ऐसा डिफरेंस देखते हैं जो अलग अलग रीजन्स में या अलग अलग कास्ट में जो बहुत सिग्निफिकेंट है और जो हमको स्टडी करना चाहिए? तो जेनेटिक मेकअप हमारा बिल्कुल सेम है, बट विद इन जो इंडियंस अगर देखा जाए कि विद इन इंडियंस भी सपोज दैट कि ऑल इंडियंस में 99.92% जेनेटिक सिमिलरिटीज़ है। बट हम अगर उसकी बात करें 0.08% डिफरेंसेस, वो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में है। वो डिफरेंसेस भी 0.08% भी काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं। उसमें हम जो है, जैसा कि मैंने बताया कि हरियाणा वाले दूध को पचा सकते हैं, बट साउथ इंडिया में जो तमिल पॉपुलेशन है उनके अंदर म्यूटेशंस कम है। तो वो जो डिफरेंसेस आ रहा है वो 0.08% में आता है। ठीक है, वो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में भी हैं। ठीक है, डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, एक गांव में से अगर 4 कास्ट के जो ग्रुप हैं, 4 एथनिक ग्रुप्स हैं, उनमें वो डिफरेंसेस रहेगा, क्योंकि वो ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2000 ईयर्स वो उन्होंने आपस में शादियाँ नहीं की, दे आर द डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन। तो वो डिफरेंसेस तो हमेशा रहेगा, 0.08% या 0.1% का डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस है हमारे इंडियंस के बीच में, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। और बाहर वालों के कंपैरिजन में अगर हम देखें, जैसे डिजीज़ की हम बात करने वाले हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अगर यूरोपियंस का देखें या और कंट्रीज़ में जो लोग हैं उनका कंपेयर करें इंडिया वालों से, तो एक ये भी बोला जाता है कि 3.5x, मतलब 3.5 टाइम्स ज़्यादा हायर रिस्क रहता है डायबिटीज़ का या हार्ट डिजीज़ का इंडियंस में, बेसिकली साउथ एशियंस में। देखिए, बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन हैं जो यूरोप के हैं, जैसे फिनलैंड की पॉपुलेशन भी, एस्केनाजी ज्यूस हुए, उनके वो भी काफ़ी एंडोगैमस हैं। और जो उनका जो म्यूटेशंस हैं वो जो हमारा म्यूटेशंस हैं, दोनों में कॉमन है डायबिटीज़ के लिए। बट जैसे मैंने बोला, इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर एक नॉन स्मोकर और स्मोकर दोनों में जो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर म्यूटेशन है तो। सपोज दैट कि डायबिटीज़ के लिए म्यूटेशंस यूरोपियंस में हैं, बट उनका जो इन्वायरमेंट है, जो डाइटरी पैटर्न है, जो उनका जो है जो इन्वायरमेंट है, जो उनका जो ऑक्सीजन लेवल है, जो उनका जो वॉकिंग एंड एक्सरसाइज का पैटर्न है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि उनके उस जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करने का। बट इंडिया में क्या है कि आप तो एक कार्बोहाइड्रेट खाना खा रहे हो, आपके अंदर म्यूटेशंस भी हैं, और आप जो है आपका इन्वायरमेंट भी बहुत कमज़ोर है, आप जो है वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये सारे फैक्टर्स मिल करके अप टू 10 फोल्ड तक आपके डायबिटीज़ के चांसेस को इंक्रीज कर देगा। कोई भी स्पीसीज धरती पे, अब हम बात कर रहे हैं मैमलियन जो जितने मैमल्स हैं, हर मैमल जो है एक्सरसाइज करता है एक्सेप्ट ह्यूमन। तो अब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी बना है हंटिंग गैदरिंग के लिए बना हुआ है, आप उतना अगर आपके मसल्स जो है आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सिग्नल्स होते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारे हमारे जीन का जो एक्सप्रेशन पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। जैसे आपने बोला मिथाइलेशन, उसको बोलते हैं एपीजेनेटिक मॉडिफिकेशंस। तो आपके इन्वायरमेंट जैसा आपका होगा उसी हिसाब से आपका जो एपीजेनेटिक मॉडिफिकेशन होंगे, और जो जीन के जो एक्सप्रेशन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये कितना टाइम लगता होगा? तुरंत होता है। तुरंत होता है? यस, विद इन अ मंथ हो जाएगा वो। अच्छा। यस, अगर आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जैसे कि आप मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, प्लेन का, अब मैं चला गया लद्दाख में, मैं वहाँ पे 1 महीना रहा, तो मेरा गट माइक्रोबायोम से लेकर के और मेरा जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है बहुत सारे जीन्स का, वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। अच्छा। यस, बिल्कुल, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट अलग है, ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम है तो हमें ऑक्सीजन के जो बाइंडिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन का, उसको बढ़ाना है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपॉक्सिया
इंड्यूसिंग जीन वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो हमारा हीमोग्लोबिन बाइंड करे उसमें। जैसे जैसे कि कुछ एक पॉपुलेशन कम्युनिटी है, कुछ अफ्रीकन की पॉपुलेशन हैं, दो वो डाइविंग करते हैं और फिशिंग करते हैं, तो वो जो है अपने सांस को रोक लेते हैं अप टू 2.5-3 मिनट तक। ठीक है, तो उस पॉपुलेशन में एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस हुए हैं। ठीक है, उनका जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है वो चेंज हो चुका है। इतना एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस का जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स थे कि उनके जेनेटिक एक्सप्रेशन में ही वो चीज़ें आ गई हैं। तो मतलब इट विल टेक टाइम्स, सेवरल जनरेशंस। ओके, यस। तो देखिए, किसी भी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने के लिए आपको परमानेंटली अडॉप्ट करना है तो म्यूटेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तिब्बतन्स हैं, तिब्बतन्स के अंदर म्यूटेशंस हुए हैं, तभी वो इतने हाई एल्टीट्यूड में अडॉप्ट कर पाते हैं। लद्दाखीज हैं जो कि ऊपर रहते हैं 3000 मीटर से ऊपर, उनके अंदर म्यूटेशंस हुए हैं, तभी तो वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं वहाँ पे। और जो नेक्स्ट जनरेशन होगा उसके अंदर भी म्यूटेशंस होगा वो। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे जो गोरखा सोल्जर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं हिमालयन टेरेन में, इसलिए उनको प्रेफर भी किया जाता है। बेशक हाइट छोटी है बट द वे दे परफॉर्म इज मच बेटर। एग्जैक्टली। तो उनका क्योंकि वो अडॉप्टेड हैं उस एनवायरनमेंट से, क्योंकि उनके अंदर ऐसे म्यूटेशंस हो चुके हैं कि वो अडॉप्ट हो गए। सर मान लीजिए तिब्बत में आप गए, तिब्बत में हमारे एंसेस्टर्स गए होंगे अबाउट 60,000 ईयर्स पहले, 100 लोग गए होंगे, उन 100 के अंदर सारे मारे गए होंगे। ठीक है, 2 या 3 लोगों में या 1 लोगों में सेवरल जनरेशन बाद एक ऐसा म्यूटेशन हुआ जो कि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया। अब उनके बच्चे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे कंपेयर टू अदर्स के बच्चे अगर 10 में से अगर 1 सर्वाइव कर रहे हैं तो उनके सारे बच्चे सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी म्यूटेशंस हैं। इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जैसे कि हमारा गट माइक्रोबायोम है तो उसमें भी काफ़ी होता है नेचुरल सिलेक्शन। जो हम खाना खाएंगे उसी के हिसाब से वो अपना इन्वायरमेंट के हिसाब से वो बैक्टीरिया चेंज कर लेगा अपने नंबर को। जैसे स्किन के बैक्टीरिया हैं, हमारे जो स्किन का भी माइक्रोबायोम होता है। जो साउथ इंडिया में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है वहाँ पे अलग होगा, नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे थोड़ा ड्राइनेस है, यहाँ का हमारा गट, यहाँ पे स्किन का माइक्रोबायोम अलग होगा। ठीक है, और ये आप शायद 2-3 जनरेशन में ही स्किन कलर तो टोन चेंज हो जाता है। वो तो अलग है, वो तो जो है कि आपने इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है सन का साउथ में, तो सन का एक्सपोजर हो रहा है तो मिलेनिन डेफिनेटली बढ़ेगा। क्योंकि टू अवॉइड द यूवी पेनिट्रेशन, तो इसीलिए मिलेनिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है कि आप यूवी पेनिट्रेट करके अंदर न जा पाए। वो भी नेचुरल सिलेक्शन है। और अगर जो है बिल्कुल वाइट स्किन है तब भी अगर तब सन जाएगा तो सारे के सारे यूवी लाइट अंदर चले जाएंगे, वो भी बेकार है। तो एक बैलेंस मिलेनिन होता है इंसान के अंदर, जो कि जितना यूवी की रिक्वायरमेंट है विटामिन डी सिंथेसिस के लिए उतना ही आपकी बॉडी के अंदर जा सके। इसमें भी बहुत सारी जनरेशंस लगती हैं। इसमें भी काफ़ी जनरेशन लगता है। जैसे कोई मतलब मान लीजिए कोई काला कलर का आदमी है और वो कश्मीर में जाके वैली में जाके रहे जहाँ पे सन की बहुत कमी है। यस, तो कुछ टाइम बाद उसका जो है स्किन का पिगमेंटेशन जो है, तो कुछ जनरेशंस के बाद। यस। ओके, अगर म्यूटेशंस हुए ऐसे कि जो लाइट स्किन वाले जो है ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, क्योंकि लाइट कलर वहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि सन की लाइट कम है वहाँ पे। बट जो अफ्रीका में है इतना 14 आवर्स सन होता है और थ्रू आउट द ईयर, तो उनका पिगमेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो सूट कर रहा हो। ओके, अच्छा, अब ये क्योंकि इतनी सारी जनरेशन्स में ऐसी चीज़ें चेंज होती हैं और क्योंकि हमारे ये जो मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत रिसेंट है कि हम इधर से उधर जाके रह रहे हैं आजकल शहरों में। और मान लीजिए कोई तमिलनाडु का व्यक्ति है वो दिल्ली में रह रहा है, कोई दिल्ली का वो चेन्नई में रह रहा है, तो ये मिक्सिंग बहुत रिसेंट है मासिव स्केल पे। बट मोस्टली क्या रहा है कि हमारे जो 2000 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स रहते थे, हम भी शायद वहीं पे रहते हैं आज भी मोस्टली। ठीक है, तो 2000 साल से खाना भी एक तरीके का खा रहे हैं, कास्ट के बेसिस पे भी ये कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन है अलग अलग पॉपुलेशन में। यहाँ तक कि कौन सा सीड ऑयल हम यूज़ करते हैं वो भी अलग है। गुजरात में हम क्या खाते हैं, कौन से उससे सब्जी बनाते हैं, महाराष्ट्र में किससे बनाते हैं, साउथ इंडिया में किससे बनाते हैं, राइट, कोकोनट ऑयल। सर यहाँ पे आप कौन सा तेल यूज़ करते हो नॉर्थ इंडिया में। तो ये यहाँ तक मतलब हमारा जो गट माइक्रोबायोम है वो भी अलग अलग है, लाइक डिपेंडिंग ऑन कास्ट रीजन। तो एक तो आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपका खाना पीना एक जैसा है, मतलब डिफरेंट है बट एक जैसा इन द सेंस एट द कास्ट लेवल, एट द रीजन लेवल। तो क्या इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं वो, दो वी आर वन बट वी आर वेरी डिफरेंट इन दैट सेंस? बिल्कुल।
डेफिनेटली जितने भी आपने ग्रुप बताए, गुजरातीज हुए, गुजराती के कंपेयर करेंगे आप पंजाबी से, तो डेफिनेटली गट माइक्रोबायोम अलग हुआ। जैसे कि 95% जो बैक्टीरिया होता है या 96%, वो तो कॉमन रहेगा, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम इवॉल्व हुए हैं लाखों साल से, तो वो तो कॉमन रहेगा। बट जो उनका जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें काफ़ी वेरिएशंस मिलेगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 एक बैक्टीरिया है, वो हमारे अंदर है, मान लीजिए 5% है हमारे गट में, हो सकता है कि वो गुजरातीज में 10% हो। तो डिफरेंसेस तो काफ़ी है विद इन इंडियंस में, इवन 2 इंडिविजुअल्स में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। तो हमने इसको समझने के लिए पूरे इंडिया में सर्वे किया है और सैम्पलिंग की है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर के और लद्दाख से लेकर के और साउथ इंडिया तक। हमने 2 ग्रुप बनाया। एक तो वो लोग थे जो काफ़ी ट्रेडिशनल डाइट पे सर्वाइव करते हैं, लाइक फॉरेजिंग एंड हंटिंग गैदरिंग, स्टिल यू कैन से हंटिंग गैदरिंग, क्योंकि उनका जो खाना है वही है जो कि उनके एंसेस्टर्स खाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट नागाज में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अभी भी अपना वाइल्ड राइस एंड मीट एंड वो जिंजर एंड चिली, ठीक है, और कुछ उन्होंने वो डाइट नहीं लिए थ्रू आउट देयर लाइफ। बट उन्हीं एंसेस्ट्री वाले लोग जो कि आ गए सिटी में और उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू कर दिए। तो हमने दोनों के सैंपल लिए गट माइक्रोबायोम, और हमने देखा कि बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। अच्छा। यस। और हमने देखा, हमने उनका हेल्थ सर्वे भी किया, जो कि स्टिल कन्वेंशनल डाइट को ले रहे हैं, कन्वेंशनल इन्वायरमेंट में है, स्ट्रेस फैक्टर भी शायद कम हो उनका। उनका जो डाइटरी पैटर्न बिल्कुल अलग है, उन्हीं के जो लोग सिटी में आए हैं उनका डाइटरी पैटर्न बिल्कुल अलग है। उनमें बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बैक्टीरिया का है, तो हम उसको बोल सकते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, क्योंकि जेनेटिकली सेम है, वो जेनेटिक से कुछ नहीं हो रहा है, बट इन्वायरमेंट से वो डिफरेंसेज आ रहे हैं। और डिफरेंसेज अगर आ रहे हैं तो जो भी डिफरेंसेज है वो हार्मफुल डिफरेंसेज हैं। जो भी यहाँ पे अलग तरह का पैटर्न आ रहा है वो बेकार पैटर्न है। तो उसको हम पूरे के पूरे इंडिया में मैप कर रहे हैं, और हमने 1000 लोगों का सैंपल लिया, और फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव मैप्ड। हम उसको पब्लिकेशन जल्दी ही करने वाले हैं, और हमने बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस देखा। और वो काफ़ी हेल्दी भी हैं, जो ट्रेडिशनल डाइट खा रहे हैं, कन्वेंशनल लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। तो इसको हम बता सकते हैं कि इंडिया में कि ये आपके अंदर बैक्टीरिया अगर है तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया है। आप उसको डिफरेंट स्केलिंग कर सकते हो कि आपका जो गट माइक्रोबायोम किस स्केल में है, 8 में है, 7 में है, 6 में है, और आपका ये जो डाइटरी पैटर्न है और चेंजेस हैं उसकी वजह से ये बैक्टीरिया आया है। तो वो बैक्टीरिया अगर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि आप इस तरह की डाइट को कम लीजिए। तो अगर मान लीजिए कि एक ऐसी पॉपुलेशन है, जैसे नागा का एग्जांपल लिया आपने, कि वो वहाँ पे ट्रेडिशनल अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन मतलब जनरली अगर हम देखें तो वो पॉसिबल आजकल नहीं है, राइट? बहुत लोग जा रहे हैं शहरों में काम करने के लिए, ट्रैवल कर रहे हैं, और उनकी जो डाइट है वो एकदम चेंज हो चुकी है। इट्स काइंड ऑफ बिकमिंग अ नेशनल डाइट, कि मतलब जो साउथ इंडिया के हैं वो नॉर्थ इंडिया का भी खाना खा रहे हैं, नान भी खा रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो मतलब डोसा भी खा रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब एक तरीके से नेशनलाइजेशन हो रहा है डाइटरी पैटर्न्स का, और मैं तो कहूँगा कि इंटरनेशनलाइजेशन भी हो रहा है कई चीज़ों में, कि जिस तरीके से हम कॉर्नफ्लेक्स और ये सब आ गया है, इंट्रोडक्शन हुआ है इन सब चीज़ों का, चिप्स वगैरह, वो इंटरनेशनलाइजेशन है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कितना बड़ा इम्पैक्ट आप कहेंगे कि मतलब हमारे हेल्थ के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ हमारा एक तो डाइट तो चेंज हो ही रहा है, बट हेल्थ लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, राइट? कि जो वहाँ पे हंटर गैदरर्स हैं उनका अगर वो मतलब वो खराब खाना भी खाएं तो शायद वो ओवरकम कर लेंगे उस चीज़ को, बट यहाँ पे दोनों चीज़ें खराब हो गई हैं। हमारा इन्वायरमेंट भी खराब हो गया है, हवा खराब है, पानी खराब है, बट लाइफस्टाइल भी खराब है। सो देखिए, हमने जो मैपिंग हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया का, फर्स्ट टाइम हम जो इंडिया का रेफरेंस माइक्रोबायोम पैनल बना रहे हैं, उससे हम ये बता सकते हैं कि इंडियंस में अगर आपका गट माइक्रोबायोम का सिग्नेचर्स अच्छा नहीं है तो आप क्या चेंजेस कर सकते हो, डाइटरी चेंजेस। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि इस तरह के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिए हैं, बट फिर भी उनका गट माइक्रोबायोम अच्छा है। तो हो सकता है कि उसका रीज़न हो आपका जेनेटिक मेकअप। आप जेनेटिकली इतने स्ट्रांग हो, इतने अच्छे हो कि आपका जो है गट माइक्रोबायोम उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और दिस इज़ द हाई टाइम। अगर हम ये रिसर्च 10 साल बाद करते तो शायद हम कभी नहीं कर पाते। हमने जो 3 इयर्स पहले स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स हैं अभी इंडिया में जो कि बिल्कुल ही इंडिजिनस खाना या जो उनका कन्वेंशनल खाना खा रहे हैं, उस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। बट जितना भी आप रोड्स बन रहे हैं, रोड नेटवर्क्स पूरे इंडिया में फैल गया है। इवन उड़ीसा के जंगलों में और छत्तीसगढ़ तक बोंडा कम्युनिटी है, हिल बोंडा, वहाँ तक हमने सैम्पलिंग किया है। तो वहाँ तक भी रोड पहुँच गया है। जहाँ तक रोड पहुँचेगा आप बिस्किट, चिप्स और इस तरह के खाने पहुँच जाएंगे।
तो हम लकी थे कि हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 3 इयर्स पहले, तो उस समय भी ऐसे पॉपुलेशन हैं कि जो इस तरह के डाइटरी पैटर्न को फॉलो कर रही थी। तो ये से काफ़ी हेल्प मिला हमें एक रेफरेंस माइक्रोबायोम जीनोम पैनल बनाने में। आप अगर बात करें यूरोप में, तो वहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरोप के जो गाँव में जो लोग खाना खाते हैं वही सिटी में भी खाते हैं। जो इन्वायरमेंट सिटी में भी है यूरोप के, वही गाँव में भी इन्वायरमेंट है। तो वहाँ के लोगों में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं मिलने वाला है। आप ये जो है इस तरह के रिसर्च सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जहाँ पे इस तरह के ग्रुप्स हैं अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। बस आने वाले 10-20 ईयर्स के बाद आपको इस तरह के ग्रुप्स नहीं मिलेंगे। तो मतलब ये देखिए ना कि ये तो कहीं ना कहीं हेल्थ इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो पूरे देश को एक ही तरीके की सलाह देते हैं, ये तो एकदम उसके खिलाफ जाती है ये बात कि बिल्कुल। आप बिल्कुल नहीं, मतलब जो मान लीजिए कोई हरियाणा के किसी गांव का है और कोई नागालैंड के किसी गांव का है और कोई साउथ इंडिया में किसी ट्राइब से आता है या किसी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ से आता है, आप उनको अगर तीनों आपकी ऑडियंस है और तीनों को आप एक ही सलाह दे रहे हो कि ऐसे करना चाहिए, ब्रेकफास्ट में ये लेना चाहिए, उसमें ये लेना चाहिए, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल गलत हो। बिल्कुल गलत है। तो बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट हैं, आप उनको बोलते हो कि रोटी खाओ, किसी तो रोटी अब अगर थोड़ा कम हो गया ये। हाँ, तो रोटी बहुत सारे पेशेंट को सूट नहीं करेगा। हाँ। बहुत को आप बोलते हो कि राइस खाओ, राइस होता है ज़्यादा सूट करे लोगों को, क्योंकि राइस हमारे इंडिया में बहुत ट्रेडिशनल डाइट है। ये 10,000 साल से राइस हम खा रहे हैं। बट रोटी तो गेहूँ की रोटी, गेहूँ यहाँ का हमने बहुत लेट में स्टार्ट किया है। और उसमें भी मतलब पिछले 60 साल में, जो 60 साल पहले हम जो गेहूँ खाते थे आफ्टर रेवोल्यूशन, नहीं वो वाली चीज़ है ही वो नहीं। डिफरेंसेस है, आप जब इतने सारे पेस्टिसाइड एंड उसमें आप डाल रहे हो, ऐड नॉट कर रहे इवन हो। जस्ट हाँ, पेस्टिसाइड, मतलब जो उसका म्यूटेशन भी किया है यस इन्होंने यस यस। टू मास प्रोड्यूस द वीट। जो वीट का रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसकी Yes, वजह yes. से हम छोटी वैरायटी के जो वीट Yes. यूज़ करना शुरू किया है, तो वो भी बहुत अलग है जो हम Yes. पहले खाते थे। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम से हम उसको पॉलीप्लॉइडी गेहूं को का जो है रिप्लेसमेंट किया, दैट इज जो हमारा जो इंडिजिनस गेहूं था, तो उसमें भी वो जो है आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे जो कि हमारा जो वाइल्ड वैरायटी है। और मतलब ये एनवायरनमेंट का भी, ये जो हमारी डाइटरी पैटर्न्स बने हैं, मतलब हम कहते हैं कि इस कास्ट का या इस रीजन का एक जैसा डाइटरी पैटर्न है पिछले 2000 साल से, तो हम, और वो कौन सा सीड ऑयल यूज़ करते हैं वो भी अलग अलग है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है। अगर आप राजस्थान में, साउथ हरियाणा में अगर आप देखेंगे बाजरे की रोटी, चूरमा, तो इस टाइप की चीज़ें क्यों हैं? मतलब क्योंकि वो रेगिस्तान वाला एरिया है थोड़ा, तो वहाँ पे वो एनवायरनमेंट की वजह से वो आया। साउथ इंडिया में कुछ अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, आपका ईस्ट में कुछ अलग है। तो वो इवन ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है कि हम कौन से सॉयल और कौन से उससे बिलोंग करते हैं, कौन सा एनवायरनमेंट है। तो हम, मतलब ये सब चीज़ें फैक्टर्स ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम सलाह देते हैं, तो एक नेशनल तो कुछ नहीं हो सकता इस मामले में, बेसिक, मतलब उसमें फिर वो प्रिसीजन जो हेल्थ केयर है वो कहीं ना कहीं काम आएगा। आप जनरलाइज ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आप ओलिव ऑयल खाइए। कुछ रीजन्स हैं इंडिया में जो ओलिव ऑयल के लिए नहीं फिट हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनको वो फ़ायदा करेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आप करोगे कि आप ओलिव ऑयल खाइए, मे बी वहाँ के लोगों को जो है सूटेबल, उनके बॉडी को नहीं सूट करेगा वो। तो आप जनरलाइज आप कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते। ये वो वाली बात है ना कि मेडिटेरेनियन वहाँ पे जो है कि वहाँ पे आप वाइन पीते हैं लोग, मतलब खाना खाने के बाद, तो कहते हैं वाइन से अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बट आप सब जगह नहीं बोल सकते ना क्योंकि उनकी डाइट ऐसी है कि वाइन उसको कम्प्लीमेंट करती है, लीफी वेजिटेबल्स उसको कम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप जो हर बार कार्ब्स खा रहे हैं उसको वाइन भी दे दो, तो वो से आप अगर लीवर की बात करें इंडिया में, जैसे हमारे लीवर में साइटोक्रोम P4-5 सिस्टम होता है, जो कि बहुत सारे जितने टॉक्सिक चीज़ें हम खाते हैं उसको वो डिग्रेड करता है। वैसे वहाँ से एक बनता है एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अच्छा। उसका भी एक्सप्रेशन जो है डिफरेंट लोगों में डिफरेंट होता है। तो अगर जो है किसी के अंदर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसका जो एक्सप्रेशन है स्लो हो रहा है, वो इंसान ज़्यादा दारू पी रहा है, तो डेफिनेटली उसके लिए उसके बॉडी में जो अल्कोहल है काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहेगा वो, तो उसके लिए काफ़ी वो जो है डेंजरस है। अच्छा। कुछ लोगों में एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है, तो वो कंज्यूम करेंगे, उनका तुरंत ब्रेक डाउन हो जाएगा अल्कोहल का और उससे हमारा एनर्जी बन जाएगा, तो उनका पैटर्न अलग है। तो उनको नशा भी लेट होगा? उनका नशा जल्दी होगा और जल्दी उतर भी जाएगा, क्योंकि अच्छा। सारे के सारे जो है अल्कोहल है वो ब्रेक डाउन हो बट गए। मतलब कई बार ऐसा, हाँ। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो एक बोतल पूरा पी जाते हैं, उनको कुछ होता ही एग्जैक्टली, देखिए हमारा जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज भी है, अगर नॉर्मल एवरेज अमाउंट में बन रहा है तो उसका भी एक एक्सप्रेशन पैटर्न होता है। नहीं। जितना अमाउंट अगर बन रहा है उतना ही अमाउंट आप अल्कोहल ले रहे हो धीरे धीरे,
तो आपके बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा वो। बट जनरलाइज क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलेगा, दारू पीना नुकसान करता है। बट मेडिटेरियन जो लोग हैं या यूरोपियंस हैं, उनको पता है कि हमें कैसे पीना है, क्योंकि अपने बॉडी को पहचानते हैं कितने टाइम में उनका अल्कोहल डिग्रेड हो जा रहा है बॉडी वो में। तो पीने के लिए पीते हैं ना, यहाँ Exactly. पे तो नशे के लिए तो पी अगर रहे आप जो है ज़्यादा अमाउंट अगर पी ले रहे हो 1 घंटे के अंदर, आपने अगर 180 ml आपने विस्की पी ली, तो डेफिनेटली वो जो है आपको बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। वही अगर आपने 40 ml 60 ml या 70 ml आप पी रहे हो 45 मिनट्स में, नेक्स्ट 45 मिनट्स में आपने वो 40-50 ml पिया, और अगर आपका जो है ब्रेकडाउन हो जा रहा है लीवर में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और उससे ही इम्पैक्ट भी होगा कि आपका अगले दिन कितना बड़ा हैंगओवर हो रहा है। एग्जैक्टली उसका भी इम्पैक्ट है उसका। हाँ, उसका भी इम्पैक्ट है। अगर अल्कोहल लंबे समय के लिए आपके बॉडी में है तो डेफिनेटली वो हैंग आउट करेगा। अगर अगर जो है हमारा स्टमक जो कि अल्कोहल को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, आपने इतना ज़्यादा पी लिया है कि वो जो स्टमक है अल्कोहल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, फिर आपका जो वो अल्कोहल पास ऑन हो जाएगा, इंटेस्टाइन चला जाएगा, फिर वो आपको जो है हैंगओवर, वोमिटिंग, ये सब जो है सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, वो भी जेनेटिकल है? जेनेटिकल है, तो पूरा जेनेटिक्स है। आपको कितना दारू पीना है वो अब बताएगा, आपका जेनेटिक बताएगा। तो ये मतलब कैसे कोई टेस्ट कैसे करें? कोई टेस्ट नहीं है, आप खुद टेस्ट करिए अपने आप को कि आप कितना टाइम में कितना कंज्यूम कर रहे हो जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ बट ये ग्रुप्स का भी तो डिफरेंस होगा ना कि मान लीजिए कि अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग कास्ट में जो कैपेसिटी है जी ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजंस, म्यूटेशंस की वजह से, वो भी अलग होगी ना। सो जो म्यूटेशंस हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जीन में, जो कि इसके एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, वो भी काफ़ी वेरी करता है। बताइए कुछ कैसे, मतलब तो अगर उड़ीसा छत्तीसगढ़ के कुछ ट्राइब्स हैं जो कि बहुत हजारों सालों से कंज्यूम कर रहे हैं लिकर्स, वो अपना फर्मेंट भी करते हैं, उनके अंदर जो एक्सप्रेशंस हैं उस जीन का ज़्यादा है। अच्छा। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं हरियाणा, पंजाब में या यूपी में, जिनके अंदर की उसकी फ्रीक्वेंसी कम है म्यूटेशंस की, तो वो अल्कोहल को ब्रेक डाउन बहुत ही स्लो रेट में करेंगे। जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नहीं कर पाते हैं ब्रेक डाउन। तो वो तो आपको एक फिनोटिपिक सिम्टम्स है, वो तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, बट जेनेटिकली जो है मैं बता सकता हूँ कि अगर 10 लोग हैं तो उसमें डेफिनेटली 3-4 लोगों में एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, कुछ में कम हो रहा है, बट वो साथ में ही पैक ले रहे हैं, साथ में पी रहे हैं, सेम अमाउंट पी रहे हैं, तो आपके अंदर म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी तो अलग है, बट आप कंज्यूम बराबर कर रहे हो। या जिसके अंदर म्यूटेशन नहीं है एक्सप्रेशन का, वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जेनेटिक होता है। तो मतलब इसका मतलब कुछ साइंटिफिक है, मतलब कि भाई आप तो एक्सपीरियंस से आप बता रहे हो। पब्लिकेशंस हैं इंडिया में। अच्छा, वही मैं बोलता हूँ कि यहाँ के जो लोगों को लिटरेचर्स पढ़ने चाहिए, इतने सारे पब्लिकेशंस होते हैं, रिसर्च होते हैं, उसको जो है पढ़ना चाहिए लोगों को। तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा? कोई ऐसा जनरलाइज नहीं है। अगर आपने रैंडम सैंपल लिया, अगर तमिलनाडु से 100 लोगों का रैंडम सैंपल लिया, उड़ीसा के 100 लोगों का रैंडम सैंपल लिया, हरियाणा के 100 सैंपल का, तो ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट एक बराबर ही आने वाली है। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जितना ज़्यादा पीते हो उतना ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ती है। तो कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। अगर आपका जो म्यूटेशंस हैं और आप उसको अल्कोहल को डाइजेस्ट कर ले रहे हो तो ठीक है, म्यूटेशन नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो अल्कोहल को, आप पीते जा रहे हो, तो आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, आपका लीवर का साइज बढ़ जाएगा। अच्छा, तो लीवर का साइज क्या, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि हमें भाई इसको ब्रेक डाउन करना ही है अल्कोहल को, नहीं तो हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय, इट्स लाइक टॉक्सिक। तो अपने साइज का 1.5 टाइम बढ़ जाएगा वो। 1.5? यस, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उस एंजाइम को बना सके। अगर आप रेगुलरली पी रहे हो। यस, बट उससे तो सिरोसिस भी हो सकता है लिवर तो का। अगर लॉन्ग टर्म जो आपका लीवर का इनलार्जमेंट है वही तो सिरोसिस होता है। ओके। तो आप भाई लीवर को तो बनाना है ना, ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम बनाने ही है, तो कैसे बनाएगा? वो अपना साइज बढ़ा लेगा। जैसे हार्ट होता है, हार्ट अपने साइज को नहीं बढ़ा सकता है, बट अगर मेरा वेट है 95 kg, आपका वेट है 60 kg, हमारे दोनों लोगों में हार्ट का साइज एक ही है, बट हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा जो है स्ट्रेस में है, क्योंकि उसको ज़्यादा पंप करना पड़ रहा है। पूरा ब्लड फ्लो के लिए, पूरे हर एक सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमारे हार्ट में ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ रही है, आपको कम करनी पड़ रही है। तो लीवर तो ऐसा एक ऑर्गन है कि अपने साइज को बढ़ा लेगा, क्योंकि ब्रेक डाउन करना ही है, अदरवाइज तो बॉडी इंसान मर जाएगा। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो है ड्रग्स हैं जिसको कि ब्रेक डाउन भी लीवर ही करता है हमारा। जैसे पैरासीटामॉल अगर आप ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, दोनों में से एक तरह काम किया, बट हमारा जो पैरासीटामॉल हो सकता है कि ब्रेक डाउन होने में लगे 8 आवर्स लगे, आप में हो सकता है कि 24 आवर्स लगे, कुछ लोगों में हो सकता है कि और टाइम लगे। तो सबका अपना अलग अलग मैकेनिज्म है। मतलब जब मैं पैदा हुआ हूँगा और आप पैदा हुए होगे तभी डिसाइडेड था कि हम पैरासीटामॉल कितना ले सकते हैं, कितना जल्दी कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सब कुछ। यस, और आप तो ये तो फिर सबको एक गोली दे रहे हैं ये लोग। हाँ, क्यों, वही ना, जनरलाइज्ड है। अगर एक गोली देते हो पैरासीटामॉल का लाइक 650 mg,
किसी इंसान का वजन है 50 kg, किसी इंसान का वजन है 100 kg, दोनों एडल्ट हैं, तो और 50 दोनों के का डीएनए अलग है। दोनों का डीएनए भी मान लीजिए अलग है, मान लीजिए डीएनए का सेम भी है, बट 50 kg वाले इंसान में तो कम चाहिए पैरासिटामॉल, 100 kg वाले में तो ज़्यादा चाहिए, बट आप दे तो रहे हो बराबर अमाउंट में, ठीक है, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि जो एडल्ट मेल है उसका वजन 75 kg है। और ये सबसे बेसिक चीज़ है, मतलब हाँ। कि एक गोली की बात कर रहे हैं, इमेजिन हर दवाई में ऐसा होता होगा। एग्जैक्टली अगर आपका वेट अगर 45 kg है, किसी एक एडल्ट फीमेल का जो वेट 45 kg या 40 kg है, और आप उसको एंटीबायोटिक दे रहे हो 75-80 kg के हिसाब से, तो उसके तो बॉडी को एकदम बिल्कुल लो तो बेकार कर देगा एंटीबायोटिक। इट्स लाइक टॉक्सिक, उसका जो लीवर भी उतना उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। एक दवाई की हम बात कर रहे हैं, तो आप इमेजिन करो पूरा जो खाना है हमारा, पूरी जो डाइट है, वो हम कितना जनरलाइज कर रहे हैं आज के टाइम पे। यस, नहीं तो आप नहीं इट कर शुड सकते बी हो। टेलर मेड फॉर यू। यस, आपका हर एक इंसान को अपने बॉडी को पहचानना चाहिए, किस चीज़ की एलर्जी है, किससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी तरह का खाना खाने से उसको ज़्यादा ईजीनेस हो रही है, डाइजेशन में किस में अच्छा लग रहा है उसको जो है। इट्स लाइक पर्सनलाइज डाइट, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो, वो भी इंडिया से कंट्री के लिए, जो कि यूरोप से जो है 10 से 15 गुना डाइवर्स है। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा हमारा डाइवर्स हमारा डाइटरी पैटर्न है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो। आप कुछ भी ये नहीं बोल सकते हो कि आप ये दूध पीजिए, आप ये दही खाइए, आप ये मेथी खाइए, तो आप एक धनिया खाइए, डायबिटीज़ वाले ये खाएं, मेथी खाएं, धनिया खाएं। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो ऐसा। आप रील्स देखते हो, लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह ये खाइए, खाली पेटे करिए, सब कुछ नहीं करना होता है भाई। ये जो 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 क्या जो तो ये मतलब उससे ज़्यादा तो अच्छा ये है कि आपकी जो दादी कहती है या दादा एग्जैक्टली, कहते हैं, जो हाँ, वो खा रहे थे या उनके जो पूर्वज हैं वो खा रहे हैं ट्रू 10,000 साल से, ट्रू ट्रू तो वो करना चाहिए। एग्जैक्टली। आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि आप चावल खाओ, आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, आप किस तरह का खाना खा के क्या आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, आप उस तरह का खाना खाइए आप। और ये एक्चुअली में एक पेरेंटिंग में बहुत बड़ा एक देखा जाता है इंडियन पेरेंटिंग में खासकर, कि जैसे दूध पसंद नहीं आ रहा है किसी हाँ को, हाँ तो उसको ज़बरदस्ती मतलब बोलेंगे नहीं दूध पियो। जिसको हरी सब्जियां मान लो पसंद नहीं आ रही हैं, तो एक तरीके से क्या वो एक सिग्नल होता है कि आपको वो पच नहीं रहा है या आपके लिए सूटेबल नहीं है वो चीज़। ये तो मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स जो है क्राइम कर रहे हैं। अगर बच्चा अगर 12 साल का हो गया है, 10-12 साल का, अगर आप उसको फोर्सफुली मिल्क कंज्यूम करा रहे हो, उसको मिल्क नहीं अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करने का जीन नहीं है, तो आप एक तरह से क्राइम कर रहे हो। हम्म आप हेल्दी फूड खिलाओ, जंक फूड मत खिलाओ, बट आप उसको सिलेक्ट, आप उसको गाइड करो कि आप हेल्दी फूड खाओ, हम्म बट आप फोर्सफुली अगर मिल्क कंज्यूम करा रहे हैं तो फिर वो गलत है। क्योंकि अगर एक चीज़ हेल्दी है और हम्म, अगर वो खुद नहीं खा रहा है, तो मतलब वो उसके लिए सूटेबल ट्रू नहीं है। इट्स ट्रू जनरल रूल ऑफ थंब। ट्रू। और जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप मैंने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स 80% डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप नॉर्मल खाना खाइए, सब कुछ मिलेगा, नॉर्मल खाना खाइए। नॉर्मल खाना मतलब क्या, दाल चावल सब्जी, नॉर्मल खाना नहीं है, सप्लीमेंट्स कहाँ है उसमें। हाँ। तो आप डॉक्टर को आप बताओ कि ये सप्लीमेंट्स नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में इन्हें सप्लीमेंट्स नहीं है। कोई इंसान अगर जो है मीट नहीं खा रहा है, एग नहीं खा रहा है, मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं ले रहा है वो, तो उसके अंदर विटामिन D3 की डिफिशियंसी होनी ही होनी है। अब मतलब आप हाँ, ये भी तो देखिए ना कि हमारे जैसे देश में जहाँ पे मतलब एक डॉक्टर दिन में पता नहीं कितने 500,000 लोगों को देखता है, उसके पास टाइम कहाँ है कि हर एक की कुंडली खोल के उसमें सारी चीज़ें एनालाइज करके वो करें। ये तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एक देश ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है जहाँ पे उतना रिच है, जहाँ पे एक डॉक्टर मान लो 10-15 पेशेंट देख रहा है रोज के, तो वो डिज़ाइन कर सकता है इन सब चीज़ों एग्जैक्टली को। मुझे लगता है कि जो लोग गांव में हैं, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जैसा कि उनके एंसेस्टर्स जीते आ रहे हैं, वो सबसे स्मार्ट लोग हैं, और वो एक अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। और जो सिटी में लोग आ गए हैं, मोबाइल अपने हाथ में रखे हुए हैं, रील्स देखते वो हैं, तो सब जगह एक जैसा ही तो हो गया। उनको तो वो तो जो है वो तो कुछ टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्चुअली में जो गांव में लोग हैं हम्म और जो डाइट खा रहे हैं, जो उनके हम्म, एंसेस्टर्स खाते थे, जैसे हरियाणा का एग्जांपल लूं, हाँ हाँ तो वो खाते हैं दूध दही, मतलब घी वी सब बढ़िया है ना, मीठा मज़े से। लेकिन उसका 5% भी मेहनत नहीं कर रहे हैं जो एंसेस्टर्स करते थे, एग्जैक्टली खेतों में पूरा दिन लगे रहते ट्रू थे। ट्रू लेकिन हमारे अभी जो जनरेशन है वो नहीं करती है, ट्रू ट्रू। लेकिन उनकी डाइट वही है, तो डाइट वो वही तो है। बहुत ही हानिकारक यस है। यस यस यस। से बहुत सारे डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, वो रोटी खा लेंगे 4, राइस खा लेंगे, बट चाय में शक्कर बिल्कुल अगर पड़ गया तो बिल्कुल नहीं लेंगे।
शुगर तो शक्कर में 1 चम्मच शुगर है, हाँ रोटी आप खा रहे हो 200 ग्राम, उसमें भी तो शुगर है 50-60 ग्राम, बिल्कुल। चावल जो खा रहे हो उसमें शुगर है। तो शुगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्सरसाइज करना होगा। डायबिटीज़ पे ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि अगर आप जो है रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कार्डियो वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं 7-8 किलोमीटर डेली, तो बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ रिवर्सल भी हो रहा है। हम्म। मैं तो अगर देता हूँ गारंटी, इंडिया में अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हो और डायबिटीज़ अगर है टाइप 2, तो आप अपने डायबिटी को रिवर्सल कर सकते हो। अच्छा। 30-40% लोगों को मैं बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ। और जहाँ मैं रहता हूँ उसके बगल में बहुत बड़ा पार्क है, लगभग 1000 हेक्टेयर में। मैं देखता हूँ वहाँ सुबह शाम आपको कोई नहीं मिलेगा वॉक करते हुए। आप जाइए यूरोप में जाइए, 70-80% जो पॉपुलेशन है वॉक करती है, रनिंग करती है। बिल्कुल। बट इंडिया में आप तो आपका डाइट चेंज हो गया, आप तो जंक खा रहे हो, उस पर से आपका इन्वायरमेंट इतना बेकार है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और आप वॉकिंग एंड आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। अभी डिज़ाइनर बेबीज की बात हो रही है कि अभी जो बच्चे पैदा होने से पहले ही आप डिसाइड कर लो कि मान लो भाई अब हमारे इधर ये है कि ये बोला जाता है कि हमारे हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है, डायबिटीज़ का ज़्यादा है इंडियन पॉपुलेशन में, बेली फैट भी ज़्यादा रहता है हमारा, उसका भी जेनेटिक रीज़न है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो सब जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसको हटा दो। यस। वो जो म्यूटेशन उस चीज़ को कोज कर रही है, अगर कोई न्यूट्रिएंट नहीं पचा पा रहा है म्यूटेशन, उसको हटा दो तो ये पूरा परफेक्ट बेबी तैयार हो। तो ये भी चीज़ें हो रही होंगी, मतलब आप कितना मतलब लगा दे 5-10 साल कितना टाइम लगेगा जब ये हम रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस। सो इसको बोलते हैं आप जेनेटिक करेक्शन या जेनेटिक एडिटिंग। ये टेक्नोलॉजी आ गई है अभी कुछ पेशेंट्स में, यूके के पेशेंट में थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट भी हुआ है कि हम उस म्यूटेशंस को हटा दिए, ठीक है, करेक्शंस। बट ये भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको $1,000,000 लगेंगे इसको। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है मतलब? काफ़ी है, काफ़ी महंगा है ये। हाँ। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्पर कॉस्टली कैस है। या क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी, हाँ। जिससे कि आप जीनोम की एडिटिंग कर सकते हो, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। बट इस टेक्नोलॉजी को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। बट दूसरा सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसको आप एम्ब्रियो सिलेक्शन। हम्म। अगर कोई कपल चाहता है कि उसका बेबी हेल्दी हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एम्ब्रियो सिलेक्शन। आप आईवीएफ के लिए जाइए और आउट ऑफ 7 एम्ब्रियोज 5-6 का जो है आप डीएनए सीक्वेंसिंग करिए, उसको सिंगल सेल सीक्वेंसिंग। टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप है, काफ़ी एडवांस स्टेज में है, इंडिया में हो रहा है ये? एकदम एडवांस स्टेज में है। हम कर सकते हैं उसको, बट कर नहीं रहे हैं। कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग स्टार्ट किए हैं। और उन 5 एम्ब्रियोज़ का डीएनए सीक्वेंसिंग करिए और आपको सारे एम्ब्रियोज़ की जो कुंडली है वो चल जाएगी पता। इस एम्ब्रियो में इस बीमारी का रिस्क फैक्टर है, इस एम्ब्रियो में ये बीमारी के जो है रिस्क फैक्टर्स हैं, इसमें ये है। तो आप एक ना आपका एक टेबल बन जाएगा, एम्ब्रियो 1 ये प्रॉब्लम, एम्ब्रियो 2 में ये प्रॉब्लम के चांसेस हैं, 5 में तो ऐसे एक एम्ब्रियो मिल जाएगा ना जो बिल्कुल फिट है। सो लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ऐसा बीमारी है जैसे कि आपको जो है हैंडीकैप बच्चा पैदा हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको चूज़ नहीं करोगे ना। फिर आपके पास ऑप्शन भी तो होगा हम्म। कि आप पाँचों में से आप किसी भी एम्ब्रियो के साथ मत जाइए, आप नेक्स्ट ट्राई करिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है और उसमें इंडिया में अप टू 20-30% जो बीमारियां हैं, इस एम्ब्रियो सिलेक्शन से आप कम कर सकते हो। और मैं तो ये सुपरवाइज़ करूँगा लोगों को, जिसका कि अगर आपने शादी कर ली है, आपने बच्चे का प्लान बाद में कर रहे हो, तो आप एम्ब्रियोज़ को आप प्रिज़र्व कर लो। और क्योंकि जैसे ही एज बढ़ता है, पर्टिकुलरली फीमेल्स में, उसमें बहुत सारे ऐसे म्यूटेशंस इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसमें भी जो है वो आपका अच्छा एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ठीक है? एक्स तो की क्वालिटी यस, भी डाउन हो और जो जाती अच्छा एम्ब्रियो होगा जिसमें कि बीमारियाँ कम होंगी, उस एम्ब्रियो के चांसेस भी ज़्यादा होंगे इम्प्लांटेशन में। है। अच्छा। उसका जो है चांसेस बढ़ जाएँगे और ऐसे करके आप 20-30% बीमारियाँ कम कर सकते हो। अगर इंडिया में, जिसमें कि इतना डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पे ज़्यादा एंडोगैमेसिटी है, इतना डिजीज़ के रिस्क हैं, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में अगर आप एम्ब्रियो सिलेक्शन करते हो, अगर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन करती है, तो आने वाले 500 साल बाद या 1000 साल बाद यहाँ से पूरे की पूरी जो बीमारियाँ जो हुई है ना, जो जितने रिसेसिव जीन्स इकट्ठा हुए हैं पॉपुलेशन से, वो आप कम कर सकते हो। बट व्हाट डू यू थिंक, मतलब कि जो आईवीएफ का कॉन्सेप्ट है, इट्स बेसिकली अननेचुरल सिलेक्शन? नहीं, आईवीएफ में हम उसको नेचुरल सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम तो स्क्रीन कर रहे हैं। जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो नेचर के अंदर होती है प्रोबेबिलिटी, उस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा हम जो है प्रिसाइज कर रहे हैं।
तो ये बट आर्टिफिशियल आईवीएफ में मतलब इट्स नॉट द क्विकेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट sperm that is going into the egg and fertilizing it, हाँ right? वही वही होता है। हम जो है जो फास्टेस्ट स्पर्म होगा वही जाके फर्टिलाइज कर देगा पहले तो। नहीं, ये तो ये भी सेलेक्ट कर रहे हैं ना आईवीएफ में, तो कौन सा स्पर्म होगा नहीं नहीं और नहीं नहीं कौन सा नहीं 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 होगा? नहीं आईवीएफ में रैंडम ही होगा। जो फर्टिलाइजेशन होगा ना रैंडम ही होगा। अगर आपने 7 to 8 एग्स को हार्वेस्ट किया और स्पर्म्स जो होगा जो फर्टिलाइज करेगा वो नेचुरली होगा। जैसे कि आप इन वीवो होता है आपकी बॉडी के अंदर जैसे होता है फर्टिलाइजेशन वैसे ही होगा। जो फास्टेस्ट स्पर्म होगा वही जाके फर्टिलाइज करेगा। हम बस स्क्रीन कर रहे हैं, हम उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं कर रहे हैं। जो प्रोबेबिलिटी को प्रिसाइजली हम कर रहे हैं कि जो ये बेस्ट एम्ब्रियो है वो जाके फर्टिलाइज करे। इसे एक और फ़ायदा होगा कि आपका जो है इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और बेबी जो है हेल्दी होगा। क्योंकि जो टेस्ट आप कराओगे बच्चा पैदा होने के बाद जिसमें कि आप रिवर्ट नहीं कर सकते हो। अगर किसी बच्चे में ट्राइसोमी है, ठीक है, उसके अंदर जो है कुछ इस तरह की बीमारियां होंगी, जेनेटिक बेस्ड बीमारियां, आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, अबॉर्ट ही कराना पड़ता है जो 18 to 20 वीक्स में होता है। हाँ, तो आप ये इस तरह के सिलेक्शन पहले कर लो, सिलेक्शन नहीं स्क्रीनिंग कर लो पहले। तो ये आने वाले टाइम में इंडिया में काफ़ी लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। और अगर डॉक्टर्स जो होते हैं आईवीएफ एक्सपर्ट्स वो अगर रिकमेंड करें तो मैं आपके थ्रू ये बोलना चाहूँगा कि जो नॉर्मल कपल है जो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह का टेस्ट जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो ये हर किसी को इस टेस्ट को कराना चाहिए अगर वो आईवीएफ करा रहे हैं तो। जो लोग जाते हैं आईवीएफ कराने वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती है ना, हाँ हाँ, तो वहाँ पे इट्स नेचुरली नहीं हो पा रहा है। तो इनफर्टिलिटी का तो उनको पास एडवांटेज मिल गया ना। अब तो वो समाज को भी बोल सकते हैं कि नहीं भाई हम तो आईवीएफ करा रहे हैं सिलेक्शन के लिए। नहीं वो ठीक है, बट आई एम सेइंग कि जो नेचुरली नहीं हो रहा है वो चीज़, क्योंकि लोग जा ही इसलिए रहे हैं कि नेचुरली नहीं हो तो रहा है। और कराना चाहिए। अगर नेचुरल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके स्पर्म क्वालिटी में एक में प्रॉब्लम है। हाँ, तो अगर आपका इम्ब्रियो बन गया है 8 इम्ब्रियो, एक एक सेल निकालना है, 1 मिनट का काम होता है। मेरा वैसे क्वेश्चन फिलोसफिकल था कि भाई अगर हम आईवीएफ पूरे सब लोग आईवीएफ करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि जेनेटिकली भी मॉडिफिकेशंस होंगे। जैसे क्या है कि नहीं, जेनेटिकली डाइवर्स हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा यूरोप जैसा। जो हमने इकट्ठा किया हुआ है ना जो म्यूटेशंस 2000 सालों में, वो फिर जो है डाइवर्स हो जाएगा। अच्छा, यस, क्योंकि हम उसी को तो निकाल रहे हैं ना, उसी म्यूटेशंस वाले एम्ब्रियो को निकाल रहे हैं, साइड लाइन कर रहे हैं जिसमें कि ज़्यादा एंडोगैमस है। मतलब आईवीएफ है या और सारी प्रोसेसेस हैं एक तरीके से जो 50 साल पहले बोला जाता था, 50 साल पहले कि भाई मतलब रोबोट्स और उनसे बच्चे पैदा होंगे। एक तरीके से सच्चाई तो आई गई है कि बिना सेक्स किए ही बच्चे हो ही रहे हैं ना। एग्जैक्टली, आने वाला टाइम में ऐसा हो सकता है कि वार्म वाला इन्वायरमेंट हम प्रोड्यूस कर दें। अभी साइंस का एज ही कितना हुआ है, 100 साल। आप सोचिए कि 10,000 ईयर्स के बाद क्या होगा। बट जो हमारा जो शरीर है वो इवॉल्व हुआ है पिछले जो है 10 करोड़ सालों में रिप्रोड्यूस करने के लिए, टू फैसिलिटेट द रिप्रोडक्शन। नाउ वी हैव टू कैच अप विद द साइंस। हाँ, क्योंकि वो इतनी तेजी से बदल रही है। एग्जैक्टली, बट साइंस बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम का वेट करना पड़ेगा। साइंस इतनी एडवांस नहीं हो पाएगी कि जो इवोल्यूशन हुआ है पिछले करोड़ों साल में सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के लिए, आप उसको जो है मैनुअली नहीं कर सकते हो। तो अभी आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, आप इतना रिसर्च कर रहे हो डीएनए और हेल्थ के इंटरसेक्शन पे, तो आप सरकार को क्या रिकमेंडेशन दोगे कि हम पीछे ना रह जाएं इस रेवोल्यूशन में? कि हम सरकार को क्या करना चाहिए, चाहे हेल्थ का इशू है, डिजीज़ हैं जेनेटिकली और डीएनए के साइंस के पूरे डोमेन में क्या करना चाहिए? देखिए, पहला तो यह है कि हमें जो है कुछ नहीं करना है। हमें हेल्थ का जो सिस्टम है यूरोप एंड अमेरिका, उसको सिर्फ कॉपी करना है। आप सोचिए कि कोई कंट्री या कोई भी देश, दुनिया का ऐसा रीजन जो हमसे एडवांस है, तो उन्होंने ऑलरेडी वो एक्सपेरिमेंट करके एडवांस बने हैं ना, तो हमें क्यों एक्सपेरिमेंट्स करने हैं? आप अडॉप्ट कर लो ना उनके सिस्टम को। बिल्कुल। वहाँ के सारे हॉस्पिटल्स में रिसर्च की विंग होती है, इक्वली इम्पॉर्टेंट और इक्वली इक्विप्ड। तो हमें जो है रिसर्च के विंग को भी स्टार्ट करना होगा हर एक हॉस्पिटल में। अगर कोई कैंसर हॉस्पिटल है तो हम जो है डीएनए बेस्ड सीक्वेंसिंग और उनका डायग्नोस्टिक विदिन 24 आवर्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। और बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है ये, जो है जस्ट एक आपका विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे यहाँ लखनऊ में या गोरखपुर में या किसी एक छोटे शहर में कैंसर का कोई पेशेंट है तो हम उसको पहले भेजते हैं लखनऊ, वहाँ से रिकमेंडेशन होगा मुंबई जाएगा पेशेंट। तो वो चीज़ें क्यों भेजना? आप डायग्नोस्टिक आप वहीं कर लो, वाली डायग्नोस्टिक आप किस लिए भेजते हैं हम बाहर? क्योंकि उसकी जो है डायग्नोस्टिक प्रॉपर हो सके।
तो वो फैसिलिटी हमें लोकल लेवल पे क्रिएट करनी होगी। रिसर्च को हमें थोड़ा सा बढ़ावा देना होगा, क्योंकि जो है मेडिसिन तो ठीक है अवेलेबल हैं, बट कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को देनी है, उसका डायग्नोस्टिक के हिसाब से कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, वो तो डॉक्टर को पता है, बट डायग्नोस्टिक कौन करेगा? तो वो हमारा सजेशन है इंडिया के लिए। उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करना होगा, और हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस सिर्फ कॉपी करना है, अडॉप्ट करना है दूसरे हेल्थ। स्मार्टली कॉपी करना है, क्योंकि यस यहाँ पे सर। जो जेनेटिकल वो है वो अलग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए टेलर एग्जैक्टली मेड हमारा चीज़ें करनी। डेटाबेस है, हमारा वही के जो सीक्वेंसर्स हैं उन्हीं का जो रिएजेंट्स हैं वही यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वही यूज होता है, या तो उसको ही हम यहाँ भी जो है लागू कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच इतने डिटेल में सारी चीज़ें समझाने के लिए। आपसे जब भी मिलते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि इतनी सारी इंटरेस्टिंग रिसर्च आप करते रहते हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स आर्यन, थैंक्स, फिर दोबारा मिलेंगे नए जी रिसर्च के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।